हेलो एवरीवन। और गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत मज़े में होंगे और आप सबके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं इग्नू एग्ज़ाम्स के नाम पे। यहाँ पे आपको नोट्स की पीडीएफ मिलेगी और एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं physicsfantom@23। यहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी है आप वो डालिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। लेकिन अगर आप जेन्युइन क्वेरी के साथ में जो है क्वेश्चन करेंगे तभी, अदरवाइज़ मैं हेलो हाय का रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ। और इसके साथ में इस ऐप पे ही आप आए हैं तभी आपको ये लेक्चर मिल रहा है, तो विद्या करके नाम से ऐप है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा अभी ना इसकी इतनी रीच नहीं है और मैंने इसको जस्ट अभी ही स्टार्ट किया है। तो बस इसीलिए थोड़ा सा छोटा सा इनिशिएटिव और उसमें इतना सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है और आगे भी मिले, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये है, मतलब मेरा ना ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास इसकी कोई बुक नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल एज सच नहीं है। स्टिल 2 से 3 स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए कि मैम इसमें जो आंसर्स हैं वो एज इट इज़ सेम नहीं है जो इग्नू के स्टडी मटेरियल में है। तो देखिए बच्चा पार्टी, अगर इग्नू के स्टडी मटेरियल से मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ तो वो आपको एज इट इज़ आंसर्स मिलेंगे। लेकिन अगर मेरे पास कोई सब्जेक्ट है जिसकी डिमांड आप लोग कर रहे हैं और वो जो आंसर्स है मुझे, क्योंकि मेरे पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है इसका और पीडीएफ इसकी इंस्टॉल नहीं हो पा रही थी, मुझसे डाउनलोड ही नहीं हो रही थी, तो बहुत सारे रीज़न्स है जिसकी वजह से मैंने इसके आंसर्स अपने तरीके से दिए हैं आपको। लेकिन हाँ, आंसर एक भी गलत नहीं है, वर्डिंग चेंज हो सकती है लेकिन उसका मीनिंग एकदम वही निकलेगा। और इग्नू के एग्ज़ाम्स हो या किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम हो ना, उसमें कहीं से कहीं तक ये नहीं लिखा कि आपको वर्ड टू वर्ड उसी स्टडी मटेरियल में से कॉपी पेस्ट करना है। आपको सही आंसर के मार्क्स मिलते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन स्टिल अगर आप में से किसी को दिक्कत है, नहीं प्रॉब्लम हो रही है, नहीं पढ़ना है, इसमें से नहीं करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने आप लोगों को ऐसा नहीं बोला कि आपको करना ही करना है। आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप वो करिए। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो मेरे एफ़र्ट्स की नहीं तो एटलीस्ट इन लेक्चर्स की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ मैं नहीं बोलूँगी बार बार। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप मत करिए। और इतना भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट मैंने आप लोगों की पॉकेट से नहीं लिया, ओनली 99 रुपीज़ हैं। और इतना तो आप खड़े खड़े कहीं पे भी जाके ऐसे ही चाट वगैरह में ही खर्च कर देते होंगे, बट कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। लेकिन प्लीज़, अगर आप नहीं किसी को अप्रिशिएट कर सकते तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि किसी को ना इतना भी आपको बोलने का कोई राइट नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस है, उनका मोस्ट वेलकम है। जिनको दिक्कत है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे मुझे आप लोगों से। तो बाकी बस मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग माइंड सेट यूज़ करिए अपना, और ये बच्चों वाला चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करिए कि हमें वर्ड टू वर्ड वही क्यों नहीं मिल रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको 2+2 करना है =4 होता है तो आप किसी भी तरीके से 2 और 2 को ऐड ऑन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ऐसे लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आंसर आपका सिमिलर ही आ रहा है। वेल, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बच्चा पार्टी BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का टाइम आपको इसको सॉल्व करने को मिलेगा। और ये जो पेपर है ना, ये आपका मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट जो है ना इग्नू के, वो 100 मार्क्स के होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके अंदर ना आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को दिए जाते हैं, तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी कि जितने क्वेश्चंस आपको बोले जाएंगे ना, जो इंस्ट्रक्शंस में दी जाएंगी, उतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर चाहे आपको क्वेश्चंस आते हों चाहे नहीं आते हों। अब नहीं आते होंगे तो क्या करेंगे? देखिए, आप ना जब आप पढ़ते हैं, जैसे आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपने मेरे बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे। मैंने इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करे हुए हैं, तो वो भी आपने देखे होंगे। तो इतना आपको पढ़ा दिया जाता है या इतना आप लोग पढ़ के जाते हैं अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, कि कोई ना कोई वर्ड आपको ज़रूर कनेक्ट करने को मिल जाता है। तो अगर आपको पूरा आंसर नहीं आता तो उसमें से जो वर्ड इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है और जिसको आप उस जिससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, तो ना उनको आप पूरा लिख लिया कीजिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इग्नू में या किसी भी ओपन मोड से आप पढ़ते हैं, कोई भी डिस्टेंस मोड से आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे स्कोर करने का बेस्ट वे यही है कि आप ना
जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हो, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, उन सबको अटेम्प्ट करिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में आपको बाकी के क्वेश्चंस मिल चुके होंगे। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बोला गया है कि डिस्क्राइब द ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द क्वालिटीज़ ऑफ सब एडिटर। आपको देखिए, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बच्चा हमारे पास दो टर्म्स होती है, एक होता है एडिटर और एक होता है सब एडिटर। यहाँ पे एडिटर की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है सब एडिटर की। तो इसका मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो कि ना चेक करता है आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, मैगज़ीन में आ रहे हैं, वेबसाइट पे आ रहे हैं, उनके पब्लिशिंग से पहले। ओके, एडिटर का काम क्या है कि वो अपने थॉट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सब एडिटर है वो उसमें ना कोई भी करेक्टनेस हो, कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, वो चेक करना होता है ना, तो वो काम किसका होता है? सब एडिटर का होता है। जब भी बात करते हैं हम किसी भी एडिटोरियल की, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आते हैं, और अगर आप यूपीएससी या ऐसे ऑफिसर्स लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि एडिटर जो एडिटोरियल्स होते हैं ना, उनकी एक अलग इम्पॉर्टेंस होती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे सब एडिटर का काम क्या है? जो कि चेक करता है, करेक्ट करता है आर्टिकल्स को न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, वेबसाइट्स में, बिफोर दे आर पब्लिश्ड। फिर आगे देखिए, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इंश्योरिंग दैट द कंटेंट इज़ एक्यूरेट, ग्रामेटिकली करेक्ट और सूटेबल फॉर इट्स टारगेट ऑडियंस। मतलब इन्हें ना ये भी चीज़ देखनी होती है कि जो आर्टिकल है वो कहीं किसी तरीके से एक इंडिविजुअल के बायस में तो नहीं जा रहा, कोई रिलीजन को पॉइंट तो नहीं करे। तो ये सब पॉइंट्स भी हमें यहाँ पे याद रखने पड़ते हैं। और जो सब एडिटर्स होते हैं वो हेडलाइंस को लिखते हैं, पिक्चर्स हैं, कैप्शन है, स्टोरी समरीज हैं, या जो रिपोर्ट एडिटिंग होती है या प्रेस को रिलीज़ करना होता है, तो ये सब काम किसके हैं? ये काम होते हैं सब एडिटर के। ये बात आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे देखिए, आपको ना कुछ क्वालिटीज़ दे रखी हैं गुड सब एडिटर की। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड हैं, जैसे कि आप मानेंगे जो गुड क्वालिटीज़ हैं यहाँ पे क्या क्या है? एक स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए इंग्लिश पे, स्पेलिंग्स पे, मतलब तभी तो आप ग्रामेटिकली कोई एरर है तो उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना। इसके अलावा एक ऑब्सेशन होना चाहिए एक्यूरेसी के साथ में, एक वाइड जर्नल नॉलेज होनी चाहिए, एक ऑर्डरली माइंड होना चाहिए, एक गुड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए टाइपोग्राफी की, न्यूज़पेपर प्रोडक्शन की। तो ये सब चीज़ें जो है ना एक एडिटर के लिए ज़रूरी हैं। और साथ ही साथ ना एबिलिटी होनी चाहिए कि एक स्पीड और प्रेशर में भी जो काम है ना वो सही तरीके से कर रहा हो कोई भी एडिटर, सब एडिटर। तो ये जो हैं कुछ क्वालिटीज़ हैं जो सब एडिटर की यहाँ पे आपको दे रखी हैं। इनमें से कुछ क्वालिटीज़ का यूज़ आप ना एडिटर की क्वालिटीज़ में भी कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे क्वेश्चन सब एडिटर की जगह आपसे पूछ लिया जाए, सब एडिटर की जगह पे आपसे एडिटर का पूछ लिया जाए, तो भी ना आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे देखिए बच्चा, पार्टी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दे रखी हैं। अब जो सब एडिटर है ना, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे दे रखी है। तो उनमें क्या क्या आता है? जैसे ये है कि जो रिपोर्टर्स हैं ना वो ट्रांसफॉर्म करें, जैसे कि इनटू टाइट, क्लियर एंड रीडेबल स्टोरीज इन लाइन विद इंटरनल स्टाइल गाइड्स। ठीक है, हेडलाइंस है, पिक्चर्स है, कैप्शन है, स्टोरी समरीज है, वो बहुत ही परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और फिर उसके साथ साथ में आपको क्या याद रखना है कि इम्प्रूव करना है टेक्स्ट को बाय आइडेंटिफाई इनकन्सिस्टेंसीज एंड एरर्स इन बोथ लैंग्वेज एंड कंटेंट एंड रिजॉल्विंग एम्बिशियस पेजेस पैसेजेस इन द कंजक्शन विद द एडिटर्स। मतलब ना ओवरऑल जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि कोई भी जो एरेजर है, मतलब जो भी लैंग्वेज में एडिटोरियल को अपलोड किया गया है। जैसे कई बार होता है हम लोग ना इंग्लिश में एडिटोरियल को ना पढ़ के हिंदी में एडिटोरियल को पढ़ना पसंद करते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आपको ना जो एडिटोरियल हिंदी में आपको मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको देखना पड़ता है कई बार कि आप उसको दोनों लैंग्वेजेस में जो कंटेंट है, उसकी जो इमोशंस हैं वो कहीं से कहीं तक कन्वर्जन में या ट्रांसलेट में चेंज तो नहीं हो गई हैं। तो ये सब ना सब एडिटर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके साथ साथ में ये आता है कि इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना, स्टोरी डिटेल्स को कंफर्म करना विद द एक्यूरेसी ऑफ स्टोरीज़। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पेजेस को डिज़ाइन करना, लेआउट है, इंश्योर स्टोरीज़ एंड पिक्चर्स आर करेक्टली प्लेस्ड ऑन द पेजेस। मतलब जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग स्टोरीज़ पब्लिश्ड हैं कि नहीं है, जो पेजेस वगैरह वो उस अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद में रखने हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। और इसके साथ साथ में ना जो है आपको
ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो कल्चर मैनेजमेंट होता है ना, वो भी कैलेंडर मैनेजमेंट भी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि जो एडिटर ने जो एडिटोरियल भेजा है क्या वो सही तरीके से अपलोड है, पब्लिश है, उसको ऑन टाइम आपने किया है नहीं किया है, जो कंटेंट प्लानिंग है वो सब चीज़ें हैं या नहीं है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कि सब एडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मेनली आती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में कि प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग होना चाहिए। तो सब एडिटर को ना स्पेलिंग्स को, ग्रामर को, फैक्चुअल जो एक्यूरेसी है उन सब को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में होती है, एडिटर के पास में होता है। इसके साथ साथ में ये आइडेंटिफाई करते हैं इनकन्सिस्टेंसी या फिर कोई भी ना लैंग्वेज या कंटेंट से रिलेटेड और ना ये आइडेंटिफाई करते हैं कि लैंग्वेज या कंटेंट से रिलेटेड कोई एरर तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप आराम से कर लेंगे इसको अगर थोड़ा भी पढ़ेंगे तो। इसके अलावा फास्ट चेकिंग इसमें इंक्लूड है। फास्ट चेकिंग का मतलब है कि जो एक्यूरेसी जो है इंफॉर्मेशन की, स्टोरी डिटेल वो चेक करनी होती है, एक एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें हेडलाइंस है, कैप्शन है, समरीज है, वो सब सही तरीके से डली हैं कि नहीं है, वो कैची हैं या नहीं है, ये पॉइंट भी यहाँ पे देखना पड़ता है किसको, एडिटर को। इसके साथ में देखिए आप ना ये भी पॉइंट्स लिख सकते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो पॉइंट्स है ना, जैसे आप कई बार थंबनेल वगैरह देख के उसके बाद में वीडियो पे क्लिक करते हैं, उसके अलावा आप देखेंगे कि आप ना देखते हैं कि जो थंबनेल है वो आपको पूरा कैची सा लग रहा है कि नहीं लग रहा। कोई भी आप मेन हेडिंग पढ़ते हैं जैसे न्यूज़पेपर में भी ना, आप वहाँ पे क्या देखते हैं कि न्यूज़पेपर में वही जो आर्टिकल्स हैं वही आपको अट्रैक्ट करते हैं जिसमें ना कोई कैची सा आपको थंबनेल दे रखा हो। तो आपको ये होता है कि हाँ इसको हमें करना है, बहुत जल्दी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको ना जो हेडलाइंस हैं, पिक्चर्स, कैप्शंस हैं या स्टोरी समरीज है ना वो थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तब जाके हम उसकी साइड में जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए वर्किंग विद अदर प्रोफेशनल्स। अब इसमें नेक्स्ट आता है सब एडिटर में ना कुछ फॉलोइंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो मैं आपको पहले भी लिखवा चुकी हूँ, लेकिन ये भी थोड़ा सा और आप इसमें देख लीजिए कि कमांड होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि एकदम वर्ड्स को एकदम क्लियरेंस होनी चाहिए, वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ ना हो, और ऑर्डरली माइंड होना चाहिए, एक प्रॉपर ना जर्नल नॉलेज होनी चाहिए, किसी भी टॉपिक के बारे में वो लिख पाए उसी वजह से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 9, कि डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूज़ स्क्रिप्टिंग फॉर द ब्रॉडकास्ट मीडिया। यहाँ पे देखिए जो मीडिया जो है ब्रॉडकास्ट मीडिया होता है उसमें क्या क्या जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होते हैं, न्यूज़ स्क्रिप्टिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सब पॉइंट्स आपको आंसर में यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि आपको न्यूज़ स्क्रिप्ट के फॉर ब्रॉडकास्ट मीडिया यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे पहला आता है राइट फॉर द ईयर, मतलब ना आप कुछ ऐसे मेथड का यूज़ करें जो कि कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज हो, शॉर्ट हो, सिंपल सेंटेंस हो, जो कि नेचुरल साउंड करे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना लोगों के व्यूज़ के चक्कर में इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ करें जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका मीनिंग ही ना ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका मेन टारगेट क्या है, ऑडियंस है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे ना इस चीज़ का बहुत नुकसान है। तो आपको ना ऐसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए जहाँ पे आप जो कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज है, शॉर्ट है, सिंपल सेंटेंस है, उनको आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जो साउंड है वो बहुत क्लियर हो, वर्ड्स बहुत लिमिटेड उसमें बोले गए हों, ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस वगैरह का हम लोग यूज़ करें। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ में एक्टिव वॉइस और प्रेजेंट टेंस, मतलब जो सेंटेंस है ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा जब आप इसको यूज़ करें तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हमें इसको यूज़ करना है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। मतलब जितना देखिए सिंपल होगा, जितने वर्ड्स बहुत कॉमन होंगे ना, तो उतना ही ऑडियंस को वो चीज़ अट्रैक्ट करती है, तो लोग उसको पढ़ना भी प्रेफर करते हैं, उसको समझने का भी उनको मन करता है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में आता है वो ये है कि हम
जो है ना फ्रेंडली टोन में लिखें। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत हैवी वोकेबलरी का आप यूज़ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हमें ऐसे आर्टिकल्स कई बार पब्लिश करने होते हैं जो कि ना ऑडियंस को अट्रैक्ट करें, जो काफ़ी हद तक ईजी हो समझने में। विजुअल और ऑडियो क्यूज़ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कई बार नहीं भी होता विजुअल, कई बार विजुअल का नहीं हो पाता, तो हमने अगर ऑडियो भी यूज़ किया ना तो वो पूरी ऐसा तरीके से होना चाहिए कि जो पूरा कंप्लीट मैसेज को डिलीवर करे, कहीं से कहीं तक उसमें कोई डाउट ना रहे। इसके बाद में हमें ना बहुत कंसाइज होने की ज़रूरत है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो बहुत रेलेवेंट हो। अननेसेसरी वर्ड्स, वोकेबलरी, इन सब चीज़ों का हम उसमें कोई भी यूज़ ना करें। फिर अगर हम एब्रीवेशंस को यूज़ करते हैं, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करते हैं, लाइक आपने लिखा टेक केयर है, आप उसको टीसी लिख रहे हैं, तो ये चीज़ ना समझ आनी चाहिए कि वो जो मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे टीसी हम कई बार टीटी को भी बोलते हैं, जो टिकट कलेक्टर्स होते हैं उनको भी हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे ना हमें ना वो वर्ड की क्लैरेंस बहुत होनी चाहिए। तो जो एब्रीवेशंस आप यूज़ करें ना वो बहुत सही तरीके से यूज़ होनी चाहिए कि उसका कोई और मीनिंग ना निकल रहा हो। इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप उसको पूरे सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, फिर आपने एक जगह एब्रीवेशन बोल दिया कि हाँ इसको आप ऐसे लिख रहे हैं, तो बाकी के सेंटेंसेस में या बाकी उस जगह पे आप उसी एब्रीवेशन का यूज़ करें, तो वो भी ना एक ऑथर को एक क्लियरेंस देता है कि हाँ इसका ये मीनिंग हो सकता है। इसके अलावा जो डायरेक्ट कोट्स हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, कि कोई भी स्टोरी है ना उसको एक्यूरेटली बताने के लिए हमें अननेसेसरी जो कोटेशन हम यूज़ करते हैं ना वो नहीं होनी चाहिए। मतलब जहाँ ज़रूरत है उतनी ही कोटेशन हम यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके अलावा मिनिमल पंचुएशंस का हम यूज़ करें, सेंटेंस को जितना हो सिंपलेस्ट वे में रखें, इनफ हो जितना उतना ही यूज़ करें, ज़्यादा हम नहीं करें। अगर आप न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन वगैरह में आर्टिकल्स पढ़ते होंगे तो आप उसमें देखते होंगे ना ज़्यादा ना पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं किया जाता। पंक्चुएशन मार्क जो है ना कॉमिक बुक्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। तो मिनिमम होना चाहिए, कुछ भी ना एक्सेस में वहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। फिर देखिए कंसिडर ब्रॉडकास्ट रूल, जो ब्रॉडकास्ट रूल्स है ना उनको आपको कंसिडर करना है। जैसे ब्रॉडकास्ट रूल्स में जैसे टाइम लिमिट आता है, कमर्शियल ब्रेक्स हैं, ऑडियंस इंगेजमेंट है, तो ये सब पॉइंट्स भी आपके यहाँ पे इंक्लूड है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ना आपको न्यूज़ को डिफ़ाइन करना है और उसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें इवन मैंने ना इसकी फुल फॉर्म पढ़ी तो मुझे हैरानी हुई कि ऐसा भी हो सकता है, तो मुझे थोड़ा सा लगा भी कि नहीं होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। वेल गाइज, ये सब मैंने आपके इग्नू के मटेरियल से नहीं लिए, ये सब मैंने गूगल से करके देखे हैं, क्योंकि मेरे पास मटेरियल नहीं था। अगर आप लोगों में से किसी के पास इग्नू का स्टडी मटेरियल है तो आप सबका मोस्ट वेलकम है कि आप मुझे वो शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे और अच्छे अच्छे लेक्चर्स को प्रिपेयर कर सकूं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है कि न्यूज़ क्या होती है और इसके एलिमेंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है। तो पहली चीज़, तो न्यूज़ क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द करेंट इवेंट और रीसेंट हैपनिंग दैट इज़ नॉट प्रीवियसली नोन। एक्चुअल में न्यूज़ का मतलब क्या होता है कि जो करंट इवेंट्स होते हैं ना वो हम देखते हैं, ठीक है। मतलब अभी हाल फिलहाल में कोई चीज़ चल रही हो, कहीं पे कोई अर्थक्वेक आया हो, कहीं पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, कहीं पे कोई रोबरी हो गई है, वो इन्फॉर्मेशन करंट इवेंट है, आप उसको देख रहे हैं, और वो चीज़ पहले एग्जैक्टली सेम नहीं हुई है, उससे सिमिलर कुछ हुआ होगा। जैसे अर्थक्वेक ना हर बार आते रहते हैं, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आते रहते हैं, लेकिन जब भी आते हैं ना रिसेंटली तो हमें न्यूज़ में दिखाई देते हैं कि अभी यहाँ पे ये आया है अर्थक्वेक, क्या इससे ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो वो चीज़ ना आपको दिखाई जाती है कि कुछ अगर नया हो जो पहले नहीं हुआ हो तो वो हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है। तो एक्चुअल में न्यूज़ क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें करंट इवेंट की इन्फॉर्मेशन देती है, या फिर रिसेंटली जो चीज़ हैपनिंग्स हो रही होती है ना, जो चीज़ हो रही होती है उसकी हमें नॉलेज देती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये ना इस रिपोर्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में लिखते हैं, जिसमें हमारे पास थ्रू वर्ड ऑफ माउथ है, प्रिंटिंग है, ब्रॉडकास्टिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। मतलब न्यूज़ को जो है रिलीज़ करने का, न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करने का हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज़ होते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखिए कुछ जो एलिमेंट्स हैं न्यूज़ में इंक्लूड होते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ न्यूज़ बना रहे वो बहुत अच्छी न्यूज़ कब बनेगी, क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहला आता है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब होता है कि मोर इम्पैक्टफुल कब होती है, जब वो हुई हो, ठीक है। मतलब करंट न्यूज़ जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मानिए कोई न्यूज़ है, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में चल रहा हो, कुछ कोई बड़ी घटना हो जाए, तो आप देखें सब चैनल उसको दिखाने लग जाते हैं, और जब आप सब जगह देख लेते हैं तो फिर आप उसको देखने का आपको मन नहीं करेगा। तो करंट न्यूज़ जो होती है ना वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है पुराने के कंपैरिजन में।
इसके अलावा आता है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब होता है कि जो न्यूज़ है ना वो वेल नोन होनी चाहिए, कि प्लेस कहाँ हो रहा है, कौन सी जगह वो घटना घटित हुई है, वो इवेंट क्या था। न्यूज़ जो है ना वर्थ इट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप अननेसेसरी लोगों को दिखा रहे हैं व्यूज़ के चक्कर में। एक्चुअल में न्यूज़ तो यही होती है, लेकिन आज की डेट में हम लोग ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्विच करते जा रहे हैं। हम ना एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा रह रहे हैं, हमें बहुत कम जगह पे ना जो एग्जैक्ट न्यूज़ होती है वो मिलती है। इवन न्यूज़पेपर्स भी देखेंगे ना, मैं हिंदी के न्यूज़पेपर्स की इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ना कुछ न्यूज़पेपर्स हिंदी के उठा के देखना, जहाँ पे एक दो काम की न्यूज़ होती है, बाकी सब फालतू की चीज़ें होती हैं, कुछ आपके लिए रेलेवेंट नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, जिनमें न्यूज़ बहुत अच्छी होती है, जिनमें जो एडिटोरियल्स होते हैं बहुत कमाल के आते हैं। द हिंदू देख लीजिए और टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, इतना सही वो लोग कवरेज देते हैं ना। तो एक्चुअल में न्यूज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो है ना न्यूज़ में लोगों को सारी क्लियरेंस मिले, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। ओके, और इंटरेस्ट डेवलप करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें फेक चीज़ों को इंक्लूड कर देंगे और हम बायस होकर कोई न्यूज़ को पब्लिश करेंगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ ना एक्चुअल में कभी भी बायस नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे सब लोगों को ध्यान में रखते हुए हमें न्यूज़ को पब्लिश करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में लोकेशन। अब जो न्यूज़ जो है ना वो उसके कुछ इवेंट्स होने चाहिए कि कहाँ पे उसके ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे, कहाँ पे उसका पॉजिटिव था, कहाँ पे नेगेटिव था। तो लोकेशन बहुत मैंडेटरी है कि कहाँ पे एग्जैक्टली वो चीज़ हुई है। अगर ऐसी कोई डिज़ास्टर है, कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे हुई है, अगर आपने न्यूज़ में दिखाया, तो वहाँ के आसपास के लोग पहले से अलर्ट हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो न्यूज़ की लोकेशन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। फिर इमोशंस होने चाहिए कि आप ना लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो उस मैसेज के थ्रू। मानिए आप कोई वार्निंग दे रहे हैं, कोई आप ना अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं, तो वो चीज़ ना आपके पास में बहुत इमोशंस के साथ होनी चाहिए कि आप लोगों की भावनाओं के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप लोगों के इमोशंस को ब्रेक कर रहे हैं, आप लोगों के इमोशंस के साथ में कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट, कि जो न्यूज़ है ना उसमें कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड होते हैं, ये की एलिमेंट होते हैं न्यूज़ के। फिर कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि की एलिमेंट है, मतलब ये भी क्या है कि कॉन्सिक्वेंस क्या क्या है। जैसे मानिए आप कोई भी ना पॉइंट बताते हैं, अब उसके नेगेटिव साइड भी बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसके ये नेगेटिव्स हैं, तो लोग ना उसको अलर्टनेस से लेंगे। जैसे कोविड का टाइम था, तो उसमें न्यूज़ ने काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था, कि आपको बताया जा रहा था ऐसा करेंगे तो ये नुकसान होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, आपके आसपास में ये चीज़ें हो रही है। तो ये चीज़ें ना आपको अप टू डेट दे रही थी, कि आपको बाहर नहीं जाने की ज़रूरत पड़ रही थी, आपको हर चीज़ मिल रही थी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि आप ना, जैसे कई बार क्या होता है कि आप जब कोई भी न्यूज़ देखते हैं ना, तो उसमें ना बहुत चीज़ें ना इरेलेवेंट होती हैं। कई बार होता है कि वो चीज़ें हमारे पास में ना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होती, तो एक्चुअल में जो स्टेट है उसके आसपास में क्या है, और जो जो डिस्टेंस ऑफ टाइम है, मतलब जहाँ पे वो लोकेलिटी है, जहाँ पे वो इंसिडेंट टेक प्लेस हुआ है, उससे आपके कौन कौन से ये नियर बाय एरियाज़ हैं जहाँ पे वो चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ ना प्रॉक्सिमिटी में आती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी न्यूज़ के लिए। ह्यूमन इंटरेस्ट भी होता है कि आप ना लोगों का इंटरेस्ट उस चीज़ में डेवलप कर पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि मीनिंग जो टर्म है न्यूज़ का, उसको आपको एलिमेंट्स को भी डिस्क्राइब करना है। तो क्या है एक्चुअल में न्यूज़, क्या है, एक इन्फॉर्मेशन होती है करंट इवेंट की, जिसको प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज़ के थ्रू। आप बोल के बताते हैं, जैसे आप न्यूज़ में देखते हैं तो लोग बोल के बता रहे होते हैं। प्रिंटिंग का यूज़ करते हैं हम लोग, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, आर्टिकल्स वगैरह आते हैं। पोस्टल सिस्टम का भी हम यूज़ करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इन सब चीज़ों का भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है कि हम न्यूज़ को डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज़ के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। फिर ना ये मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी स्लाइड, तो मैंने सोचा इसको ऐड ऑन कर दूँ। इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यूज़ की ना फुल फॉर्म पूछी गई है। न्यूज़ क्या है, नोटेबल इवेंट्स है, वेदर है, स्पोर्ट है। और इसको ना नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मतलब ये सब जगह की क्या होती है, कवरेज करता है। नेशनल और इंटरनेशनल सब जगह की क्या कर रहा है, कवरेज कर रहा है। तो इसके लिए इसको क्या बोला गया, न्यूज़ बोला गया है। एक्चुअल में करंट जो इवेंट है या रीसेंट इवेंट जो आसपास में हो रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन न्यूज़ हमें प्रोवाइड करती है। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस सीरीज़ का, जिसमें कि हम आगे के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। कल आपका एग्ज़ाम है, बहुत बहुत अच्छे से देके आइएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, कुछ भी आपको करना है कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है, चाहे आपको अच्छे से आता हो नहीं आता हो, कनेक्ट करके लिख के आना, लेकिन प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आइएगा, तभी जाके ना आप अच्छा स्कोर उसमें कर पाएंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक और बाय बाय। और प्लीज़ लाइक करिएगा, और जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है शेयर करिएगा।